वीडियो में हम लोग मैथ के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे जो आपके आने वाले एनएमएस एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। तो इसलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चंस आपके एनएमएस एग्जाम में एक बार नहीं कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखना है कि इस तरह से पूछ लेगा आपको कि किसी भी बहुभुज में के अंदर में विकर्ण की संख्या क्या होती है। किसी भी बहुभुज के अंदर में चाहे पूछ ले सकता है क्या चतुर्भुज में विकर्ण की संख्या कितनी होगी, षष्ठभुज में विकर्ण की संख्या कितनी होगी, अष्टभुज में विकर्ण की संख्या कितनी होगी, इसके साथ ही साथ नवभुज में विकर्ण की संख्या कितनी होगी, त्रिभुज में विकर्ण की संख्या कितनी होगी, चतुर्भुज में विकर्ण की संख्या कितनी होगी। इस तरह से क्वेश्चन एक बार नहीं कई बार पूछने की संभावना बनती है और यहाँ से पूछा भी गया है। तो इसलिए आप लोग वीडियो ध्यान से देखिएगा। तो किसी भी बहुभुज के अंदर में विकर्ण की संख्या निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एन माइनस 3/2। यहाँ पे n का मतलब क्या होता है, यहाँ पे n का मतलब होता है भुजा की संख्या। यहाँ देखिए, अब यहाँ पे मान के चलिए कह देंगे हम यहाँ पे आपको त्रिभुज में विकर्ण की संख्या कितनी होगी। तो किसी भी बहुभुज के अंदर में किसी भी आकृति के अंदर में आपको विकर्ण की संख्या निकालना हो तो उसके लिए सूत्र क्या होता है, n इंटू एन माइनस 3/2। त्रिभुज का मतलब क्या हुआ, इसके अंदर में कितनी भुजा है, तो 3 भुजा है। अब बात को समझिए, यहाँ से हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। त्रिभुज के अंदर में भुजा की संख्या कितनी है, त्रिभुज, त्रि का मतलब 3। वैसी आकृति जो 3 रेखा से मिलकर बनी हुई है उसी को कहते हैं हम लोग त्रिभुज। तो त्रिभुज के अंदर में 3 भुजा है। अब यहाँ देखिए फॉर्मूला के अंदर में रखिए, किसी भी बहुभुज के अंदर में विकर्ण निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, यही ना, n इंटू एन माइनस 3/2। तो भुजा की संख्या यहाँ कितनी है, तो 3 है, तो 3 इंटू 3 माइनस 3/2। आप देखो n का मतलब भुजा की संख्या, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ भुजा का मान रखेंगे। तो त्रिभुज में 3 भुजा है, तो यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, 3 में से 3 गया, 3 में से 3 गया 0, और 0 से कोई टकराया है तो परिणाम 0 आ गया। तो त्रिभुज के अंदर में कई सारे स्टूडेंट पूछते रहता है, कई सारे बेवकूफ बनाएगा आपको कई सारे स्टूडेंट। त्रिभुज के अंदर में कितनी विकर्ण होगी, तो त्रिभुज के अंदर में विकर्ण होता ही नहीं है। आप बोलेगा सर जी कैसे नहीं होता है, तो इसका जवाब है यहाँ पे n इंटू एन माइनस 3/2। उसको जवाब दीजिएगा, जो स्टूडेंट आपसे पूछेगा तो उसमें कहिएगा कि किसी भी बहुभुज के अंदर में विकर्ण निकालने का सूत्र होता है n इंटू एन माइनस 3/2। त्रिभुज के अंदर में कितनी भुजा है, तो 3। तो यहाँ पर 3 रखिए, तो यहाँ पर भी 3 रखिए, यहाँ पर भी 3 रखिए, तो 3 में से 3 गया 0, और 0 से आज तक कोई टकराया है तो परिणाम 0। अब यहाँ पे ये जवाब देना है और उसके साथ ही साथ आपको ये भी जवाब उसको बताना है। त्रिभुज खींच लेंगे, त्रिभुज खींच लिए और विकर्ण का डेफिनेशन दे दीजिएगा। विकर्ण का मतलब होता है किन्हीं दो शीर्ष को मिलाने वाली रेखा। किन्हीं दो शीर्ष को मिलाने वाली रेखा या रेखाखंड को क्या कहते हैं हम लोग, विकर्ण कहते हैं। यहाँ देखिए, तो एक शीर्ष यहाँ पर हुआ, एक शीर्ष यहाँ पर हुआ, ये रेखा मिल पाएगा? ये तो इसका रेखा ही है, इसका अपना ही लाइन है, इसका अपना ही लाइन है, इसका ही अपना ही लाइन है। तो यहाँ पे क्या आप खींच सकते हैं, यहाँ पे 2 शीर्ष तो है। आप देखिए एक शीर्ष यहाँ पे है, एक शीर्ष यहाँ पे है, तो ये तो इसको विकर्ण तो नहीं कर सकते हैं, इसको विकर्ण कभी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये विकर्ण कभी नहीं हो पाएगा। विकर्ण किस तरह से, विकर्ण को कैसे समझते हैं, यहाँ देखिए चतुर्भुज में देखिए, चतुर्भुज में देखिए यहाँ पे, तो यहाँ देखिए एक शीर्ष यहाँ पे हो गया, एक शीर्ष यहाँ पे होगा, ये विकर्ण होगा। ये नहीं इसका अलग लाइन खींचा गया, ये तो इसका अपना ही लाइन है, इसका तो अपना ही लाइन है। इस तरह से बता दीजिएगा क्या त्रिभुज यहाँ पे हम आपको खींच लिए और उसको बोलिएगा जो तुम पूछ रहे हो कि त्रिभुज के अंदर में विकर्ण की संख्या होती है, इसके अंदर में ड्रॉ करके खींच करके दिखाओ तो कहाँ पे त्रिभुज की संख्या होती है, तब हम तुमको समझ लेंगे कि तुम बहुत पढ़े लिखे हो। तो त्रिभुज के अंदर में आज के बाद कोई पूछेगा कि विकर्ण की संख्या कितनी होती है, तो उसका जवाब देंगे नो, नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि त्रिभुज के अंदर में आप विकर्ण खींचे नहीं सकते हैं। जवाब दीजिएगा, विकर्ण का फॉर्मूला होता है n इंटू एन माइनस 3/2। इस हिसाब से भी जवाब दे दीजिएगा, क्योंकि n का यहाँ कितना है, भुजा की संख्या 3 है, तो 3 रखेंगे, 3 में से 3 गया 0। और इसके साथ ही साथ फिगर को भी ड्रॉ करके, फिगर को खींच करके तब बताइएगा इसके अंदर में हम विकर्ण कैसे खींच सकते हैं। कहीं नहीं खींच सकते हैं, किसी भी तरीका से नहीं खींच सकते हैं। विकर्ण का फॉर्मूला होता है किन्हीं दो शीर्ष को मिलाने वाली रेखा। यहाँ देखिए, तो यहाँ पे एक शीर्ष है, यहाँ पर एक शीर्ष है। हम जानते हैं यहाँ पे त्रिभुज के अंदर में कितने शीर्ष होते हैं, 3 शीर्ष होते हैं। जहाँ पे 2 रेखाएं आपस में मिलती है उसको कहते हैं हम लोग शीर्ष। यहाँ तो शीर्ष है, लेकिन 2 शीर्ष कहाँ ज्वाइन कर रहा है। अब कितना विद्यार्थी कहेगा कि एक शीर्ष यहाँ पे हुआ, एक शीर्ष यहाँ पे हुआ, ये तो त्रिभुज का भुजा है। यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है, हम क्या समझाने की कोशिश कर रहे थे, उस बात को, इसी बात को यहाँ से समझिए। ये हुआ क्या, विकर्ण। यहाँ देखिए एक शीर्ष ये हुआ, एक शीर्ष ये हुआ, ये हुआ विकर्ण। इसको यहाँ से यहाँ मिलाइए, आप इसी को कहिएगा क्या विकर्ण नहीं, ये तो इसका अपना भुजा है। आप अपना अलग तरीका से खींच कहाँ पाए, रेखा खींच कहाँ पाए, नहीं खींच पाए त्रिभुज के अंदर में, इसीलिए त्रिभुज के अंदर में विकर्ण की संख्या नहीं होगी। अब इसी तरीका से पूछा गया था क्या, अष्टभुज में 8 भुजा वाले आकृति में विकर्ण की संख्या कितनी होगी। जिस तरह से यहाँ देखिए 1 2 3 4, चतुर्भुज में विकर्ण की संख्या पूछ लेगा तो उसका जवाब देंगे 2, एक ये हो गया, एक ये हो गया। अब कहेगा 8 भुज में कहेगा तो n की जगह कितना लेंगे, 8। n की जगह पर 8 लेंगे, 8 लीजिए यहाँ पे, 8 इंटू 8 माइनस 3/2।
तो 2 चौके 8, 8 में से 3 गया 5 चौके 20 को विकर्ण की संख्या होगी। इस तरह से अब मान के चलिए कह देगा कि नवभुज में, कहेगा नहीं, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है नवभुज में। नवभुज का मतलब क्या हुआ? नॉट भुजा। तो यहाँ पे लेंगे क्या 9 लेंगे, तो 9 इंटू 9 माइनस 3/2। यहाँ पे देखिए तो 9 गुना 9 में 3 गया 6/2, 2 6 9 27। नवभुज में विकर्ण की संख्या कितनी होगी? 27 होगी। यही क्वेश्चन पूछा गया था। अष्टभुज में विकर्ण की संख्या कितनी होती है? यही क्वेश्चन पूछा गया था इस तरह से ना। तो हम ये आशा कर सकते हैं कि आप लोगों ने इसको बेहतरीन तरीके से सीख लिए होंगे। देखिए चतुर्भुज में हम जो बताए, चतुर्भुज में 2 विकर्ण की संख्या होती है। ये कैसे होती है इसको देखिए। चतुर्भुज में 4 भुजा होगी, तो एन की जगह पर जहाँ जहाँ एन है वहाँ पे 4 लेंगे बटन 2। आप देखो 4, आप देखिए यहाँ पे 4 में 3 गया 1, अब बटन 2 तो है 2 दूना 2 गुना 1 तो 2 है ना। चतुर्भुज में विकर्ण की संख्या 2 होगी। तो हम ये आशा कर सकते हैं कि आप लोगों ने इसको एक बेहतरीन तरीके से सीखे होंगे। और देखिए यहाँ से क्वेश्चन घुमाएगा तो घुमाएगा किस तरह से आपको समझना है। कहेगा कि एन भुजा वाले बहुभुज में विकर्ण की संख्या कितनी होगी? एन भुजा वाले बहुभुज में विकर्ण की संख्या। तो बहुभुज में विकर्ण की संख्या का फॉर्मूला क्या होता है? एन इंटू एन माइनस 3/2। अब भुजा है एन, तो यहाँ पे रखेंगे एन। कैपिटल में है तो कैपिटल में रखिएगा। जहाँ जहाँ पे एन है वहाँ मतलब क्या हुआ? भुजा की संख्या एन है, तो यहाँ पर एन इंटू एन माइनस 3/2, एन इंटू एन माइनस 3/2। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब बात आ जाती है, इसी बात को यहाँ से इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे एन इंटू एन माइनस 3/2 यही ना होता है। इसको मल्टीप्लाई भी नहीं कर सकते हैं डायरेक्ट, एन स्क्वायर माइनस 3n/2 ये भी हो सकता है। अब मान कर चलिए हमने तो आपको यहाँ पे पढ़ा के भेजे हैं एग्जाम में n इंटू एन माइनस 3/2 किसी भी बहुभुज के अंदर में विकर्ण की संख्या। अगर प्रश्न के अंदर में इस रूप में नहीं लिखा रहे, इस तरह से नहीं लिखा रहे, तो इस तरह से लिखा रहेगा, क्योंकि इसका भी बात वही हुआ। n गुना n तो n स्क्वायर, n गुना 3 तो 3n/2 है तो 2। इस तरह से भी लिखा जा सकता है, लिखा गया होगा। इसमें भी कोई कतई गलती नहीं है, सही है। और इसके साथ ही साथ देखिए और क्या क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है, समझो पहले जो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे कहेगा कि पी भुजा वाले बहुभुज में विकर्ण की संख्या कितनी होगी? तो पी भुजा वाले बहुभुज में विकर्ण की संख्या, भुजा क्या है यहाँ पे पी है, तो जहाँ जहाँ एन है वहाँ क्या करेंगे? पी रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे एन का मतलब होता है भुजा। तो भुजा कितना, भुजा जो रहेगा वही ना एन के जगह पर रखेंगे। भुजा तो यहाँ पे पी है, तो यहाँ पे पी रखेंगे। तो क्या हो जाएगा? एक ऑप्शन में रहेगा पी इंटू पी माइनस 3/2। ये ए नंबर में मान के चलिए रहा जाएगा। अब बी नंबर में आ जाएगा क्या? पी स्क्वायर माइनस 3p/2। और सी नंबर में रहेगा ए एवं बी दोनों। और डी का मतलब पी स्क्वायर माइनस 4p/, या इस तरह से लेगा। तो देखिए यहाँ पे ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है। बोलो कैसे? p इंटू पी तो पी स्क्वायर, अब p गुना 3 तो 3p/2 है 2। यानी कि ये तो हो भी सकता है, ये भी हो, ये तो होगा ही, ये भी होगा। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन सी हो जाएगा। बस इसको ख्याल रखिए, बस इसको ख्याल में रखना है, ध्यान में रखना है, और इसी आधार पर आपको इसको सोचना है। जिस तरह से यहाँ पे पी भुजा वाले बोले, अलग अलग भुजा लेकर कह सकता है, कहेगा कि क्यू भुजा वाले बहुभुज में विकर्ण की संख्या, तो क्यू इंटू क्यू माइनस 3/2। एन भुजा वाले बहुभुज में विकर्ण की संख्या, तो एन इंटू एन माइनस 3/2। यहाँ पे एन का मतलब क्या होता है? भुजा की संख्या। भुजा किसी को भी मान सकते हैं, भुजा किसी को भी मान सकते हैं, ये आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे एन भुजा का माने, यहाँ पे एन भुजा को माने इसलिए एन इंटू एन माइनस 3/2। अगर पी मानना हो तो पी इंटू पी माइनस 3/2, जेड मानना हो तो जेड इंटू जेड माइनस 3/2। जिस अनुसार से भुजा मानिएगा उसी अनुसार से आपको विकर्ण की संख्या निकल जाएगी। अलग अलग भुजा मानने पर अलग अलग विकर्ण की संख्या निकली ना। इससे पहले त्रिभुज में एक भी विकर्ण नहीं निकला, चतुर्भुज में 2 निकला, पंचभुज में देखिए पंचभुज में क्या निकलेगा? 5 इंटू 5 माइनस 3/2, 5 में से 3 गया 2। पंचभुज में विकर्ण की संख्या 5 निकला, 5 में से 3 गया तो 2 से 2 कट गया तो 5 है ना। षष्ठभुज में अष्टभुज में इस तरह से हम आपको निकाल के दिखाएंगे। तो अलग अलग भुजा के अंदर में, अलग अलग भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति के अंदर में अलग अलग विकर्ण की संख्या निकली ना। तो यहाँ पे हम बार बार कह रहे हैं कि जिस तरह से जैसे जैसे भुजा होगा वैसे वैसे विकर्ण का भी मान चेंज होते जाएगा ना। जैसे जैसे भुजा आपको पता चलते जाएगा वैसे वैसे विकर्ण का मान भी चेंज होते जाएगा। त्रिभुज के अंदर में विकर्ण की संख्या नहीं होगी। आज के इस वीडियो से आपको ये एक नया बात सीखने को मिला।
ना, इसको ध्यान रखिएगा। जो भी बात हम आपको बताते जा रहे हैं उसका कॉपी बनना चाहिए। जब कॉपी बनेगा तभी आप जीवन में सक्सेस हो पाइएगा, नहीं तो पढ़ाते जाएंगे कोई फायदा नहीं होगा। कॉपी बनाई देंगे, इसलिए आपको कॉपी बनाते जाना है। लिखिए, लिख लो 1-2 क्वेश्चन यहाँ से। नवभुज में विकर्ण की संख्या होगी 20, सी का मतलब 30, डी का मतलब 9। इसको सॉल्व करो। आठ में 3 गया 5। इसको बनाना है। देखिए यहाँ पे नवभुज में विकर्ण की संख्या है। नवभुज का मतलब क्या हुआ? 9 9 इंटू 9 माइनस 3/2, 9 इंटू 6/2, 2 3 जा 9 3 जा कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। अष्टभुज में 8 इंटू 8 माइनस 3/2 कितना हो जाएगा? इसका 20 हो जाएगा। तो इस तरह से हम आशा कर सकते हैं कि इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आप उसका जवाब आसानी से दे पाइएगा ना। देखो यहाँ पे षटभुज में इस तरह से देगा, षटभुज में षष्ठभुज या षटभुज इस तरह से देखने को पड़ता है। क्या षटभुज, षष्ठभुज, तो इसका मतलब क्या हुआ? इस तरह से लिखा रहेगा तो इसका मतलब क्या हुआ? भुजा की संख्या 6। पंचभुज का तो नाम है स्पष्ट है। पंचभुज में विकर्ण की संख्या, पंचभुज में विकर्ण की संख्या सॉरी यहाँ पे पंचभुज में भुजा की संख्या 5 इस तरह से लिखा रहेगा, इसका मतलब 6। इसी अनुसार से यहाँ पे दीजिएगा, बन जाएगा आपको ना पंचभुज। ये हो गया इसके अनुसार से, सुमन के अनुसार से। तभी से हम ये इस तरह से दे रहे थे, इस तरह से लिखते थे, इस तरह से लिखते थे, इस तरह से लिखते थे। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाता था, एक ऐसे ऐसे एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे करते थे। 1 2 3 4 5 6 षष्ठभुज हो जाएगा या षटभुज हो जाएगा। एक ये हो गया क्या? ये पंचभुज। पंचभुज का निर्माण करने के लिए ऐसे ऐसे कीजिए, एक बार ऐसे कीजिए, एक बार ऐसे कीजिए, एक बार ऐसे कर दीजिए। 1 2 3 4 5। आइए इस वीडियो में हम लोग एनएमएस एग्जाम के लिए मैथ के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो आपके आने वाले एनएमएस एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए हुए सीधे चलते हैं अब हम लोग प्रश्न की ओर। यहाँ देखिए पहला टॉपिक ये है कि किसी भी बहुभुज में विकर्ण की संख्या हमेशा आपके एनएमएस एग्जाम में इस तरह से 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो इसलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो आइए, किसी भी बहुभुज में विकर्ण को निकालने से पहले आखिरकार ये बहुभुज क्या होता है इसको सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं। तो बहुभुज का मतलब, बहुभुज यहाँ देखिए बहु का मतलब होता है अनेक, एक से अधिक। भुज का मतलब होता है भुजा। बहु का मतलब क्या हुआ? बहुत सारे, अनेक। तो कोई भी बंद आकृति की रचना करने के लिए, कोई भी बंद आकृति को निर्माण करने के लिए आपको कम से कम कितने रेखाखंड की आवश्यकता होगी? कम से कम आपको 3 रेखाखंड की आवश्यकता होगी। आप बोलिएगा सर जी एक रेखाखंड से नहीं बना सकते, एक रेखाखंड से क्या, एक रेखा से क्या हम बंद आकृति नहीं बना सकते? तो एक रेखा ये हो गया, कहाँ बंद आकृति हुआ? 2 रेखा भी ले लीजिए, आप कैसे भी करके 2 रेखा ले लीजिए। हमारे यहाँ भी जो स्टूडेंट पढ़ता है उन्होंने कहा कि सर जी एक यहाँ से एक यहाँ से। अब ये रेखा नहीं हुआ, ये रेखा नहीं है। रेखा का मतलब क्या हुआ? एक सीधी रेखा। कम से कम आपको एक बंद आकृति की रचना करने के लिए कम से कम 3 रेखाखंडों की आवश्यकता होगी। रेखाखंड का मतलब क्या हुआ? सीधी लाइन, सीधी रेखा।
तो यहाँ देखिए एक रेखा ये हो गया, एक रेखा ये हो गया, एक रेखा ये हो गया। अब कितना विद्यार्थी जी कितना विद्यार्थी ये भी सोचते रहता है सीधी का मतलब सीधी ऐसे नहीं, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। अब टेढ़ा का मतलब नहीं है ऐसे होता है, ऐसे ऐसे नहीं ना है, टेढ़ा का मतलब ये हुआ। अब कितना विद्यार्थी को चाहिए सिर्फ ऐसे, इसी को सिर्फ सीधी मानेगा, इसी को सिर्फ सीधी मानेगा, क्या ऐसे सीधी नहीं मानेंगे, इसको भी तो इसको ऐसे करके कर सकते हैं। ये भी सीधी लाइन है, ये भी सीधी लाइन है, ये भी सीधी, ये भी सीधी, ये नहीं है सीधी लाइन, ये नहीं है सीधी लाइन। तो कम से कम आपको 3 रेखाखंड अर्थात 3 रेखा की आवश्यकता होगी एक बंद आकृति को निर्माण करने के लिए। तो यहाँ पे परिभाषा निकलता है, इसका डेफिनेशन निकलता है 3 रेखाखंड या 3 रेखा से घिरी हुई बंद आकृति को, 3 रेखा अथवा 3 से अधिक रेखाखंड से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं हम लोग? बहुभुज। बहुभुज का डेफिनेशन कई बार पूछ सकता है आपको कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्टूडेंट आपसे पूछ सकता है। अगर आपसे कोई प्रश्न पूछे कि बहुभुज किसे कहते हैं, तो उस स्थिति में आप जवाब दीजिएगा 3 या 3 से अधिक रेखाखंड से घिरी हुई बंद आकृति को हम लोग क्या कहेंगे? बंद आकृति को हम लोग क्या कहेंगे? तो बहुभुज कहेंगे। किसी भी बहुभुज में विकर्ण की संख्या क्या होती है? n इंटू एन माइनस 3/2। जहाँ पे n का मतलब क्या होता है? भुजा की संख्या। एक बार नहीं, कई बार आपके एनुअल एग्जाम में पूछ लेता है कि पंचभुज आकृति में विकर्णों की संख्या कितनी होगी, षष्ठभुज आकृतियों में विकर्ण की संख्या कितनी होगी, चतुर्भुज में विकर्ण की संख्या कितनी होगी, यानी कि भुजा की संख्या ले लेगा और उसके साथ साथ आपको कहेगा कि विकर्ण की संख्या निकालिए। अब ये बहुभुज के बारे में आप लोगों ने समझ लिया कि कोई भी बंद आकृति का रचना करने के लिए आपको कम से कम 3 अथवा 3 से अधिक रेखाखंड की आवश्यकता होगी। 3 से अधिक जब ये कीजिएगा तो 4 रेखाखंड लीजिएगा तो हो जाएगा चतुर्भुज। तो ये चतुर्भुज हो गया। पंचभुज का भी निर्माण कर सकते हैं। देखिए ना पंचभुज को किस तरह से निर्माण करेंगे। ये यहाँ से हो गया, ये यहाँ से हो गया, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, ये पंचभुज ये हो गया, ऐसे 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 एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे करते हैं। 1 2 3 4 5 6 षष्ठभुज हो जाएगा या षड्भुज हो जाएगा। एक ये हो गया क्या, ये पंचभुज। पंचभुज का निर्माण करने के लिए ऐसे ऐसे कीजिए, एक बार ऐसे कीजिए, एक बार ऐसे कीजिए, एक बार ऐसे कर दीजिए। तो एक बंद आकृति का रचना करने के लिए आपको कम से कम 3 रेखाखंडों की जरूरत होगी, कम से कम 3 रेखा की आवश्यकता होगी। तो इसलिए बहुभुज को डेफिनेशन के रूप में लिखते हैं 3 या 3 से अधिक रेखाखंड से घिरी हुई बंद आकृति को हम लोग क्या कहेंगे? बहुभुज कहेंगे। जैसे कि हमने आपको समझा दिया कि आखिरकार ये बहुभुज क्या होता है। अब विकर्ण के बारे में आइए समझते हैं। विकर्ण के बारे में पहले समझते हैं, फिर इसके बाद समझेंगे कि इस पर आधारित कौन कौन से क्वेश्चन आपके एनुअल एग्जाम में पूछा गया और पूछा जा सकता है। देखिए विकर्ण का मतलब क्या होता है। विकर्ण का मतलब देखिए यहाँ पे, जहाँ पे 2 लाइन एक दूसरे को क्रॉस करती है, मिलती है। यहाँ पे इधर से भी आया, इधर से भी आया, यहाँ पे मिला, इधर से भी गया, इधर से भी गया, यहाँ पे मिला। तो जहाँ पे 2 रेखा एक दूसरे के साथ मिलती है उसको कहते हैं शीर्ष। यहाँ देखिए ये हो गया एक शीर्ष, ये हो गया एक शीर्ष, ये हो गया एक शीर्ष। त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं? 3 शीर्ष होते हैं। भाई क्यों होते थे? 1 2 3 किस तरह से होता है, मैंने आपको जानकारी देने का प्रयास किया। चतुर्भुज में कितने शीर्ष होते हैं? तो 4 होते हैं। 1 2 3 4। तो किन्हीं 2 शीर्ष को मिलाने वाले रेखाखंड को हम लोग क्या कहते हैं? विकर्ण कहते हैं। जनरली बच्चा को विकर्ण क्या होता है, विकर्ण किसे कहते हैं, डायगोनल क्या होता है, विकर्ण को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? डायगोनल। ये आता ही नहीं रहता है। आखिरकार डायगोनल को परिभाषित किस तरह से करेंगे, ये नहीं आते रहता है। तो डायगोनल का मतलब क्या हुआ? विकर्ण। डायगोनल एक अंग्रेजी वर्ड है और विकर्ण को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? डायगोनल। तो किन्हीं 2 शीर्ष को मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहेंगे? विकर्ण कहेंगे। यहाँ पे एक शीर्ष, यहाँ पे एक शीर्ष, एक शीर्ष, यहाँ पे एक शीर्ष, यहाँ पे। तो कहेगा कि एक चतुर्भुज के अंदर में, अब वो चतुर्भुज क्या हो सकता है? आयत भी हो सकता है, वह चतुर्भुज क्या हो सकता है? वर्ग भी हो सकता है, वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज भी हो सकता है। एक आयत भी चतुर्भुज है क्योंकि आयत में भी 4 भुजा और यहाँ पर भी 4 भुजा। कोई भी आकृति जो 4 भुजाओं से मिलकर बनी हुई है अर्थात वह क्या होगा? इसका मतलब है वह क्या होगा? वह चतुर्भुज ही होगा। चाहे आयत हो, चाहे वर्ग हो, चाहे समांतर चतुर्भुज हो, चाहे समचतुर्भुज हो, चाहे समलंब चतुर्भुज हो। किसी भी चतुर्भुज के अंदर में कहेगा कि आपको विकर्ण की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पे हमने उसका जवाब देने का कोशिश की है। चतुर्भुज के अंदर में विकर्ण की संख्या 2 होगी। उसके बाद विकर्ण का डेफिनेशन किस रूप में देना है, विकर्ण को किस तरह से परिभाषित करना है, इसको भी हमने आपको एक बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश की है। किन्हीं 2 शीर्ष को मिलाने वाली रेखाखंड को क्या कहेंगे? विकर्ण कहते हैं। इसका परिभाषा भी दिखा देंगे। तो हम ये आशा कर सकते हैं कि बहुभुज क्या होता है, बहुभुज किसे कहते हैं, इसके साथ ही साथ ये विकर्ण क्या होता है, इसको आप लोगों ने एक बेहतरीन तरीके से समझ लिए होंगे। आइए
परिभाषा लिखा देते हैं। देखिए यहाँ पर तो बहुभुज का परिभाषा क्या होता है? बहुभुज का परिभाषा होता है, बहुभुज का परिभाषा होता है 3 या 3 से अधिक रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज बहुभुज कहते हैं। जैसे लिखना है आपको, त्रिभुज भी एक बहुभुज होगा, इसके साथ ही साथ चतुर्भुज भी होगा, ये भी होगा, इसमें भी इसके साथ ही साथ आप यहाँ पर एग्जाम्पल ले लीजिए। ये भी बहुभुज होगा, ये भी बहुभुज होगा। बहुभुज को किस रूप में कैसे परिभाषित करना है इसको आप लोगों ने सीख लिया। अब आइए विकर्ण का भी डेफिनेशन यहाँ पर हम लिख लेते हैं। इसको सभी को नोट कीजिए, इन सारे क्वेश्चन को नोट कीजिए, सारे टॉपिक को। विकर्ण किसे कहते हैं इस तरह से लिखना है आपको, विकर्ण किसे कहते हैं, विकर्ण किसे कहते हैं। तो विकर्ण का डेफिनेशन किस तरह से देंगे? किन्हीं दो शीर्ष को मिलाने वाली रेखा को शीर्ष कहते हैं। इन दो शीर्ष को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? देखिए आप कैसे लिखेंगे? किन्हीं दो शीर्ष को मिलाने वाली रेखा को क्या कहेंगे? विकर्ण कहेंगे। और विकर्ण के बाद इसको लिखने के बाद जस्ट इसके बाद में लिखिएगा ये बात, बहुभुज का परिभाषा। बहुभुज किसे कहते हैं? इस तरह से क्वेश्चन बना के लिखिएगा। मैथमेटिक्स की कॉपी बनाइए, बढ़िया बेहतर कॉपी बनाइए। बहुभुज किसे कहते हैं इस तरह से लिखिएगा। तो वहाँ पर जवाब देने हैं 3 या 3 से अधिक रेखाखंड से घिरी हुई बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं। क्योंकि एक आकृति का, एक बंद आकृति का रचना करने के लिए, बनाने के लिए, उसकी आकृति देने के लिए, एक शेप एंड साइज देने के लिए कम से कम 3 लाइन की जरूरत होगी, 3 लाइनों की आवश्यकता होगी ना। इतना बात लिख देंगे, ये हो जाएगा आपको। और फिर इसके बाद विकर्ण क्या है इसको लिखना है। विकर्ण क्या है यहाँ से लिखेंगे, किन्हीं दो शीर्ष को मिलाने वाली रेखाखंड या रेखाखंड को या रेखा को विकर्ण कहते हैं। और इसके जस्ट ये लिखने के बाद, जस्ट इसके बाद में ये लिखिएगा, किसी भी इसको जस्ट लिखने के बाद इसको लिखना है। किसी भी बहुभुज में विकर्ण की संख्या n × n - 3/2 होता है, जहाँ n का मतलब होता है भुजा की संख्या।